हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। आपके एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं, तो हम आपको दिसंबर के अंत तक 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा देंगे, जिनको आपको देखकर जाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि हम इसके साथ-साथ कॉन्सेप्ट भी डेवलप कराते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पहचानने के लिए सबसे ईज़ी तरीका यही कि हम उस शब्द को बोलकर देख लें और फ़ील होगा कि हाँ, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अंधेर। जैसे अंधेर की अगर हम बात करें, अरे यार उसने तो अंधेर कर दिया। चाहे हम किसी लड़की की बात करें या लड़का, जैसे हमने कहे रीमा ने तो अंधेर कर दिया, अंधेर कर दिया, है ना? पुरुष बोल दिया, या की क्रिया हो गई, पुरुषवाचक क्रिया का यूज़ कर दिया। हम ये तो नहीं बोलते हैं कि ना कि रीमा ने अंधेर कर दी, है ना? तो ये अलग गलत है। तो अंधेर कर दिया, तो अंधेर आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बाकी नकेल, मुंडेर और वटेर ये सभी जो हैं आपके स्त्रीलिंग हैं, स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंधेर। अंधेर आपका क्या है? पुल्लिंग है। क्लियर हुआ? किस तरह से पहचानेंगे? बोलकर, महसूस करेंगे। हमें बोलने पर ही फ़ील हो जाता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। रटना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है? जैसे और बाकी जैसे कि अगर रत्नों के नाम पूछ दिए जाए ना, कोई रत्न दे दिया जाए जैसे हीरा, मणि, माणिक्य, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है? ये एक डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि हाँ, पुल्लिंग क्या होती है। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, फिर वही बोल गए चाय, ठंडी बोलेंगे या चाय ठंडा है? चाय ठंडा है। गलत ही लग रहा है बोलने में। तो चाय आपका क्या हो गया दोस्तों? चाय जो है एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक? शिकंजी अच्छी बोलते हैं या शिकंजी बहुत अच्छा है ना? अच्छा है बोलेंगे तो फ़ील ही नहीं हो रहा है, अरे गलत, खुद में ही फ़ील हो रहा है कि ये गलत है। तो शिकंजी भी आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। लस्सी अच्छी है, लस्सी अच्छा है। लस्सी अच्छी है बोलेंगे ना, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। दही आपका खट्टा है, ना कि दही खट्टी है, तो दही आपका दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि जिस शब्द के अंत में दोस्तों ई लगा होता है, ठीक? तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है? ऐसे शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि इकारांत वाले शब्द जो हैं दोस्तों, जिस शब्द के अंत में ई आता है, वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन दही इसका एक अपवाद है, तो दही आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग नहीं होगा, दही आपका पुल्लिंग होगा। ऐसे ही आपका तौलिया, तौलिया सुनने में तो स्त्रीलिंग लग रहा है, बट तौलिया गंदा है, ना कि गंदी है, ठीक है? तो तौलिया आपका पुल्लिंग होगा। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। वचन आप जानते हैं कि दोस्तों 2 होते हैं, एक तो आपका एकवचन होता है, एकवचन, दूसरा दोस्तों बहुवचन, ठीक है? हिंदी में 2 वचन। बहुवचन दोस्तों जो है हम केवल और केवल जातिवाचक संज्ञाओं का ही बहुवचन बनाया जा सकता है, जातिवाचक संज्ञाओं का ही बहुवचन बनाया जा सकता है। अर्थात बहुवचन उन संख्याओं का बनता है, उन नामों का बनता है जो गणनीय हो, ठीक? जिनकी हम गणना कर सकते हैं वही बहुवचन उनके बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो जातिवाचक में ऐसा संज्ञा शब्द जो पूरी जाति को इंडिकेट करता हो, पूरी जाति के बारे में बताता हो, जैसे लड़का, लड़का में मतलब सभी लड़के, लड़की, सभी लड़की, तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और इनके बहुवचन बनाए जा सकते हैं। एकवचन में एक होता है और इसमें जैसे कि आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है? भाववाचक संज्ञा एकवचन में यूज़ होते हैं। एक आपका पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक का मतलब व्यक्तिगत नाम, जैसे श्याम, मोहन, गीता, है ना? किसी का पर्टिकुलर नाम वो व्यक्तिवाचक या पर्टिकुलर पहचान वो व्यक्तिवाचक में होती है और उनका हमेशा जो है एक वचन में करते हैं। जैसे राम या श्याम ले लें या कोई रोहित, रोहित को रोहितो तो नहीं बोलेंगे ना, रोहित रोहित ही होगा। तो इनका यूज़ एकवचन में होता है और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक? घी, लकड़ी, सोना, पानी ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। तो इनका यूज़ जो है एकवचन में होता है। आई होप ये बात समझ में आई। इनका यूज़ शुद्ध-शुद्ध
वाक्यों में पहचानने में काम आता है। तो एकवचन, बहुवचन या द्विवचन, यहाँ पर पुस्तक एक लग रही है, रखी है, तो एक है, ठीक? एक पुस्तक रखी हुई है, तो ये एकवचन होगा। द्विवचन और त्रिवचन कुछ होता नहीं है हिंदी में, ठीक है? सो प्रश्न नंबर नेक्स्ट की अगले की बात करें, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, ठीक? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन-सा है? अगर हम दोस्तों व्यंजन की हम बात करें, ठीक है? मूलतः व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 33 होती है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें से आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक? स्पर्श व्यंजन होता है, जो कि संख्या में 25 होते हैं। फिर इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो कि संख्या में 4 होते हैं। फिर आता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, जो कि संख्या में 4 होते हैं। और फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जो कि संख्या में 4 होते हैं। एक होता है आपका इम्पोर्टेंट है ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है? ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है? अंतस्थ व्यंजनों की हम बात करें तो या, र, ला, व आपका अंतस्थ व्यंजन, सा, शा, श और हा आपका ऊष्म व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और श जो है आपका दोस्तों संयुक्त व्यंजन। और ये डा और ढा नीचे बिंदी वाले जो हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है? जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं। रा को जो है दोस्तों लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक? ला को हम कहें, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हा को दोस्तों जो है काकल्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है? और ये जो 2 हैं आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या इनको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक? अच्छा ये बताओ इस वाले डा और ये बिंदी वाला डा, ये वाला ढा, बिंदी वाला और नॉर्मल ढा में अंतर क्या है? देखो ये वाला डा जो है जब किसी शब्द के प्रारंभ में स्थित हो, जैसे कि डमरू, तो इसका ये हो जाता है। और जब ये किसी शब्द के बीच या अंत में हो, तो ये होता है जैसे कि पेड़। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में काम आएगा। जब बीच में हो तो उसके नीचे बिंदी होगी ना। अब आप और देख लीजिए सड़क, है ना? जितने भी देखोगे और जैसे कि आप मेढक देखते हैं, तो नीचे बिंदी होती है। आप अगर ढोलक देखेंगे तो बिंदी नहीं होगी ना, ये अंतर होता है। क्लियर? तो अब थोड़ा हम संयुक्त व्यंजन की हम बात कर लें, जैसे कि छा, आपका त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये वाला शा जो है, ये आपका चलो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इस ये जो छा जो है वो दोस्तों का और शा से मिलकर बना होता है, ये पूछा जाता है। त्रा जो है ता और रा से, क्योंकि ये संयुक्त है, व्यंजन नाम में ही संयुक्त है, तो ये इन 2 से संयुक्त से मिलकर बना होता है। ज्ञा जो है जा और वहाँ से मिलकर बना होता है, वहीं शा जो है शा और रा से मिलकर बना होता है। इस शा को जो है तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। ये तालव्य है क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो गुण, दोष और दशा को हम नहीं देख सकते, तो ऐसे नाम या ऐसी संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो आपके संज्ञाएँ या ऐसे नाम आपके जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो गुण और दशा को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम जो सभी उस वर्ग के सभी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि हम कहें लड़का, लड़का का मतलब कौन लड़का? सभी लड़के। पर्वत, पर्वत में क्या होता है? सभी पर्वत आ जाते हैं ना। आपका नदी, नदी सभी नदियाँ, है ना? गंगा, यमुना जितनी भी नदियाँ वो नदी के अंतर्गत सभी नदियों की बात करते हैं। गाय, कौन-सी गाय? सभी गाय, ठीक है? तो ये सब इस प्रकार के नाम जो हैं जातिवाचक होते हैं। द्रव्यवाचक में आपका जैसे कि घी,
पानी, सोना, है ना? ये पदार्थ टाइप से होते हैं, वो द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक वो संज्ञाएँ होती हैं जो उस समूह की बात करते हैं, है ना? जैसे कक्षा, भीड़, सभा सभा, है ना? सेना, ये क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञाएँ हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलें। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? उसने कुछ नहीं खाया में किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक? आप जानते हैं कि सर्वनाम वो नाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है? तो संज्ञा की अगर हम सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं ये याद होना चाहिए। एक आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्लियर? तीसरा होता है आपका दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर होता है आपका चौथा संबंधवाचक, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। और एक आपका होता है प्रश्नवाचक और लास्ट आपका होता है जो कि निजवाचक सर्वनाम। यहाँ से भी काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना? उत्तम में जैसे कि मैं, जब कर्ता या वक्ता स्पीकर स्वयं की बात करे, उसमें खुद को करे मैं, हम, ये क्या है? उत्तम। मध्यम में आपके आ जाते हैं तुम, और अन्य में आ जाता है वह, जब दूसरे किसी तीसरे की बात कही जाए। वह, यह, है ना? वो, ये सब क्या है? आपके अ, उन अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी वस्तु को निश्चित करते हैं या उसकी ओर संकेत करते हों। जैसे कि कहें यह गया, है ना? वह जा रहा है, तो यह वह आपके क्या निश्चयवाचक सर्वनाम में आने जाते हैं। अनिश्चय का मतलब होता है कुछ अनिश्चय, मतलब निश्चित ही ना है। जैसे कि कोई कोई आ रहा है, भाई कोई कौन आ रहा है? ये किसी संज्ञा के लिए ही तो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए तो यूज हो रहा है कोई। तो कोई यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम हो गया। ये निश्चित नहीं है कि कौन कोई आ रहा है। कुछ दाल में गिर गया, या दाल में कुछ गिर गया, तो कुछ क्या यहाँ पर अनिश्चित है, कुछ क्या गिर गया, हमें निश्चित ही नहीं क्या गिरा है। तो ऐसे सर्वनाम अनिश्चितवाचक होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो संबंध को बताते हैं, जैसे कि जो, सो, है ना? ये संबंध बताते हैं वाक्य में। प्रश्नवाचक में ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न करते हैं, जैसे क्या, कौन, कौन सा लड़का, है ना? कौन आ रहा है, क्या हो गया, क्या गिर गया, ये सब क्या प्रश्नवाचक। निजवाचक में क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद, स्वयं, है ना? जिस वाक्य में स्वयं हो जाए। वो बोले आप कर लूंगा, मतलब मैं काम अपने आप कर लूंगा, और अपने आप, ठीक है? तो ऐसे सर्वनाम क्या हो गए दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो गए। ये भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ उसने क्या है कि दाल में उसने कुछ नहीं खाया निश्चित ही नहीं है। कुछ यहाँ पर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बाकी प्रश्नवाचक क्या है आप जान चुके हैं, संबंधवाचक और निजवाचक आप समझ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें दोस्तों, आज मौसम आज कुछ साधना सा है, सॉरी यहाँ पर साधना नहीं होगा, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, ठीक है? यहाँ पर सुहावना होगा। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कि सुहावना जो है शब्द किसका परिचायक है? आप जानते हैं कि ऐसे कोई शब्द विशेषण, सुहावना मौसम, ठीक? विशेषण जो होते हैं दोस्तों, वो किसी संज्ञा या शब्द की विशेषता बताते हैं, और ये जो है किसी संज्ञा के किसी भी संज्ञा के पहले भी यूज हो सकते हैं और संज्ञा के बाद में होते हैं, और ये उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो आज मौसम आज कुछ सुहावना है, कौन सुहावना है? मौसम। तो यानी कि सुहावना जो है वो मौसम की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या ये पीछे यूज हुआ है। तो विशेषण किसी शब्द के आगे भी यूज हो सकते हैं और पीछे भी, ज्यादातर आगे ही यूज होते हैं। तो सुहावना क्या होगा? विशेषता बता रहा है किसकी?
मौसम की। जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सुहावना शब्द क्या है आपका, विशेषण। क्रिया विशेषण वो होता है ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं, ठीक है, तो वो आपकी क्रिया विशेषण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न का 8वां क्या कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया। आप जानते हैं कि वह क्या है, आपका एक सर्वनाम है, और सर्वनाम के तुरंत बाद एक नौकर आया, तो ये वह किसके लिए यूज है, नौकर के बाद। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, है ना। सर्वनाम और किसी नाउन से पहले जो शब्द आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण हो जाता है। तो ये वह नौकर के लिए यूज है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। अगर हम विशेषण की बात करें दोस्तों, विशेषण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं इस लिहाज पर। कौन-कौन से? एक तो आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये भी पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, और तीसरा आपका परिणामवाचक, परिणामवाचक, और चौथा आपका जो है सार्वजनिक सार्वनामिक वाचक, सार्वनामिक वाचक। क्लियर? गुणवाचक ऐसे शब्द जो उनकी गुण दशा और इनको इंडिकेट करे, वह सर्वनाम जो संख्या बताएं, और वह सर्वनाम जो परिमाण बताएं, परिमाणवाचक है ना, परिणाम बताएं, तो वो आपके परिणामवाचक होते हैं। क्लियर? और परिणाम नहीं होगा यहाँ पर, ये परिमाण होना चाहिए, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक होगा। और सार्वनामिक वाचक सर्वनाम वही होते हैं जो सर्वनाम की तरह यूज हो रहे हैं, और ये पुनः जो है 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है वो पुनः 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है निश्चित सार्वनामिक विशेषण, निश्चित सार्वनामिक विशेषण, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और चौथा होता है दोस्तों संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चित वही कि वह लड़का, यह, तो ये निश्चित, इसके बाद जब तुरंत नाउन आ जाए और यह, वह, वे, ये सब क्या है, निश्चित। अनिश्चित में क्या है, कोई लड़का, कुछ, ये क्या है, अनिश्चित है। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, और संबंध में जो सो, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विशेष पद क्या है। आप जानते हैं कि विशेष वो शब्द होता है या वो पद होता है जिसकी विशेषता बताता है कौन, विशेषण। ठीक है, जैसे कि हम बोलें राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, अच्छा। तो राम की विशेषता क्या हो गई, अच्छा। तो राम शब्द क्या होगा, विशेष। तो कह रहे, कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है वो शब्द आपका क्या होता है, विशेष होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो है उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा, ठीक। उमा जो है एक आपका नाम है, एक संज्ञा है, अर्थात ये आपका विशेष होगा। ठीक, बाकी ये तीनों जो हैं विशेषण हैं। ठीक है, तो उमा जो है आपका विशेष विशेषण है, बाकी सभी आप विशेष है, और बाकी सभी जो है ये विशेष है, बाकी सभी विशेषण है। क्लियर? उमा आपका इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करें, सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताइए। इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। देखो दोस्तों, अगर कर्म के आधार पर क्रिया को देखें तो क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक आपका होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है दोस्तों अकर्मक क्रिया। सा माने सहित, आ माने नहीं। तो ऐसा भाग जिसमें
क्रिया के साथ कर्म भी हो वो आपकी सकर्मक क्रिया, और जिसमें क्रिया के साथ कर्म ना हो तो वहां पर जो है अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? तो इसके कुछ उदाहरण देख लें, जैसे कि हम बताएं तो, या दूसरी डेफिनेशन में ऐसे पहचान सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े, है ना? कर्ता तो वो उसको उस वाक्य का करता है, उस काम को करने वाला कर्ता होता है, बट उस क्रिया का फल जो है दोस्तों कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक, इंग्लिश में समझे तो ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका हम बात करें पढ़ना, पढ़ना का है क्रिया, तो व्यक्ति पढ़ेगा क्या? कोई किताब पढ़ेगा, कोई लेख पढ़ेगा या कोई पत्र पढ़ेगा, है ना? तो पढ़ने के लिए उसके पास कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, वही तो चीजें पढ़ेगा। तो यानी कि पढ़ना का फर्क जो है वो कर्म पर पड़ेगा, किताब, ये कोई पत्र, इन पर। ठीक है, तो पढ़ना आपका क्या हो गया दोस्तों? सकर्मक क्रिया हो गया। लिखना, लिखेगा वो काय से? किसी पेन से, तो कर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो लिखना। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। खाना, क्या खाएगा? कोई खाना, भोजन, फल कुछ तो खाएगा ना, वहाँ कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए खाने के लिए। तो ये आपके क्या है? सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वही होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलना, क्या चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। दौड़ना, सोना, ठीक, स्लीप वाला सोना, और यहाँ पर रोना, हँसना, ये सब क्या है? ये कर्मक क्रिया है। तो इनमें से अब क्या होगा, आप समझ चुके हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। दौड़ना आपका अकर्मक, हँसना आपका अकर्मक, पढ़ना जो है आपका सकर्मक होगा, और आना आपका अकर्मक। ठीक है, तो ये सारे क्या है? अकर्मक, अकर्मक। हँसना क्या है? आना क्या है? अकर्मक। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। कह रहा कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के दोस्तों जो है 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपका एक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण, एक आपका संबंध कारक, और लास्ट आपका होता है संबोधन कारक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हो गए। कर्ता का चिन्ह होता है ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान किसी से या किसी से अलगाव की दूर होने की बात करता है। संप्रदान में किसी को या के लिए करना। अधिकरण में पर या किसी का आधार आश्रित होते हुए, वहां पर अधिकरण होता है। संबंध आपका संबंध बताता है, काकी के, नानी ने, रारी रे। संबोधन के लिए आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स चिन्ह होता है, हे, ओह, अरे, छी छी, इस प्रकार के क्या ये संबोधन है। ठीक है, तो कारक कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि हरिमोहन अपनी पुस्तक अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। आप जानते हैं कि ऐसा कारक जिसमें किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो आप वहां पर क्या होगा? यहाँ पर देखो, किताब दिया है, जरूरी नहीं वो किताब देकर वापस लेगा। वो कोई पैसे दे रहा है उधार, तो वहां पर उसके लिए कुछ करा वो वापस लेगा, वहां पर आपका कर्म आपका संप्रदान कारक नहीं होगा। उन्होंने यहाँ पर पुस्तक दे दी, यानी कि बहन के लिए उसने कुछ किया, कुछ दान दिया, है ना, कुछ दिया। तो जिसमें जिस कारक में किसी के लिए कुछ दिया जाता है वो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज अ राइट आंसर। बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 की हम बात करें। कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? पुष्प के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, तो एक आपका पुष्प का होता है कुसुम, ठीक है, सुमन आपका पर्यायवाची है। प्रसून भी पुष्प का होता है, और एक फूल तो आप जानते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लतांत, लता का जो अंत वाला पार्ट होता है ना, वो पुष्प निकलता है। मंजरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प मतलब भी फूल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है सुमन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि
निम्नलिखित यहाँ पर होना चाहिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 14 से 18 तक उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। वैसे पहले प्रश्न पढ़ लो फिर गद्यांश करो, थोड़ा इजी मालूम पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न को। कह रहा है कि छलने की कला को हम किस उपभोग करते हैं, सॉरी, छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। प्रश्न देख ले, आवश्यकता अनुसार, सरलता से, पूरी निष्ठा से या खुलकर। ठीक है, पढ़ लिया। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको तो हमको ऐसे ही पता है हम लोगों को। हम जानते हैं कि बात करते हैं तो हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि दूसरों को छलना चाहते हैं, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, हम दिखावा करना चाहते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, पाखंड और दिखावे को, सरलता को, निष्ठा एवं विश्वास को और भाषा को। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, अब ये पढ़कर पता करेंगे कि शीर्षक क्या है। अब हम लोग पैरा पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमारा जीवन पाखंड में बन गया है। हमारा जीवन कैसा बन गया, पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन के कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर, क्या मिल गया, छलने की कला का खुलकर, एक ही ऑप्शन मिला था, ठीक, प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम किसी भी बात को यह मा मान ले मन में जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन इसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, प्रति निष्ठा और विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए एकमात्र सत्य है। इसलिए सरलता से कर लेते हैं, क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा, एक प्रश्न इस टाइप का मिला था, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह के कुछ और मन में कुछ और वाली स्थिति हो गई है। अब प्रश्न देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। आवश्यकता के अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से या खुलकर, है ना। यहाँ पर बताया गया कि हम छलने की कला का जो है ना पूरी निष्ठा से इस्तेमाल करते हैं। ये प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि हम इस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके ऑप्शन ने मुंह में कुछ और मन में कुछ और, वहां पर लिखा ना मुंह में कुछ और मन में कुछ और, का मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, हम जानते हुए की बात करते हैं कि हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि दूसरों को छलना चाहते हैं, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, पाखंड और दिखावा हमारा जीवन का अधिक अंग बन गया है और हम दिखावा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावा बन गया है। तो हमारे जीवन का ये मिला था ना, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है क्या, पाखंड और दिखावा, निष्ठा और विश्वास, सरलता और भाषा। पाखंड और दिखावा, यहाँ दिखावा होगा, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सार्वजनिक जीवन, दिखावा, निष्ठा एवं विश्वास और पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य। दोस्तों गद्यांश का अगर हम शीर्षक को फाइंड करें तो हम जो स्टोरी पढ़ते हैं उसका ये सारांश निकालें कि ये कहानी किसके चारों तरफ घूम रही है। हालांकि इन सब की बात की गई है, सार्वजनिक जीवन की भी, दिखावा का भी, निष्ठा और विश्वास का, लेकिन पूरा अगर हम गद्यांश पढ़ें तो पाखंड के चारों तरफ कहानी घूम रही है ना। तो पाखंड को आधुनिक जीवन का सत्य मान लिया और ये ही देखने में एक अच्छा टॉपिक लग भी रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य। ठीक है, पाखंड को हमने इस जीवन में सत्य मान लिया है, आधुनिक जीवन में यही उसमें कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। अब ये आपका पूछा है कि वन वर्ड पूछा है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों एक अच्छी सी ट्रिक है, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। हम कह दिए कि बीना नम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, BENA, इधर से चलेंगे ऐसे, तो आप बीना याद रख लो। आप जानते हैं कि ये आपकी उत्तर दिशा
सॉरी, सॉरी, सॉरी। अ, ये आपकी जो है पूरब दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी पश्चिम और ये आपकी दक्षिण दिशा। ठीक, ई का मतलब दोस्तों याद रख लो ईशान। ठीक है, बीना नाम से याद रखना, बी ना, ऐसे याद करने का आसान तरीका है। तो ई का मतलब ईशान, आप ई से समझ जाएंगे ईशान, तो उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं। पी का मतलब है दोस्तों वायव्य, बा या ब, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम वायव्य कहते हैं, बी फॉर वायव्य। और पश्चिम और दक्षिण के बीच बीच की दिशा को दोस्तों नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य। ठीक है, एन फॉर नैऋत्य। और ए फॉर आग्नेय, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को दोस्तों जो है आग्नेय कहते हैं। आई होप ये ट्रिक समझ में आएगी, बीना नाम से याद रख लेना है, बी ना। ठीक है, सीक्वेंस कैसे चलेगा यहाँ से। तो अब आप समझ गए कि उत्तर और पूरब की दिशा ईशान, उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य, पश्चिम दक्षिण की दिशा जो है नैऋत्य, और पूरब दक्षिण की दिशा जो है दोस्तों आग्नेय कहलाती है। तो आपसे किस में पूछा है कि उत्तर और पूरब की बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, ई फॉर ईशान। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आई होप समझ में आया होगा, याद करने वाला इजी है और ट्रिक भी जान चुके हैं। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें, कह रहा है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मतलब किसी काम और करने आए थे, करने कुछ और लगे। यही तो है, ये तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बोलते रहते हैं। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 की हम बात करें, तिरंगा कौन सा शब्द है। ठीक, समास है। समास की अगर हम बात करें दोस्तों, समास मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं, बट 6 होते हैं। ठीक, मेनली तो 4 होते हैं, तत्पुरुष में ही आपको द्विगु और कर्मधारय को माना गया है। तो वो कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका प्रथम पद जो है प्रधान होता है और वो एक अव्ययी होता था। तो जैसे कि भरपेट, है ना, यथाशक्ति, इस प्रकार के जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास जो है जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जैसे कि राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार। किसकी बात कर रहा है? राजा का कुमार की बात कर, या राजपुत्र, राजमहल, राजा का महल। तो राजमहल का मतलब क्या है? एक महल की बात कर रहा है, तो राजमहल। तो अंतिम पद प्रधान हो वो आपके तत्पुरुष होते हैं। इसमें जो है विशेष और विशेषण की बात करता है ना। और द्विगु समाज में क्या, द्विगु का मतलब वो संख्या, इसमें जो है प्रथम पद जो एक संख्या बताई जाती है, जैसे चौराहा, चौखट, पंचमहल, पंचवटी, इस प्रकार से। द्विगु समाज में जो है इसका हाइफन एक लिंक होता है। ये एक दूसरे के द्वंद का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के विरोध करते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक, ऐसा जोड़ा जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो आपके द्वंद होते हैं। ठीक है, जैसे कि नाला नाली, शुभ अशुभ, इस प्रकार से। बहुब्रीहि समाज जो है वो एक अलग ही अर्थ देते हैं। तो इसमें पूछा है तिरंगा, 3 रंग वाला, तिरंगा का मतलब 3, 3 आ गई संख्या। तो ये आपका क्या होगा? द्विगु समास। क्लियर? बाकी समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 22 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए या चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य के लिए आपको इधर आपको संज्ञा से रिलेटेड दे सकते हैं, क्रिया से रिलेटेड दे सकते हैं, किसी विशेषण से रिलेटेड दे सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, वाक्यों को इधर-उधर भी लिखकर एरर दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। ठीक है, क्रिया से रिलेटेड भी होते हैं। राम रोटी खाई, खाया है। राम ने यहाँ पर, एक तो यहाँ पर कारक संबंधी भी होते हैं, राम ने होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। अगर ये बोलते तो राम ने रोटी खाया, ये होना तो चाहिए था, क्योंकि एक तो यहाँ से यही एरर मिल गया। तो ये तो आपका गलत हो गया। राम ने रोटी खाया, देखो रोटी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही आनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या कि क्रिया के 2 रूप होते हैं कर्म के आधार पर, एक आपका सकर्मक और एक अकर्मक। अकर्मक, अब आपको समझ में आएगा कि सकर्मक अकर्मक के यूज क्या है।
ठीक, हमने बताया था ना खाना, एग्ज़ाम्पल हमने जब दिया था खाना आपका क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। जब क्रिया सकर्मक है तो उसके साथ कर्म भी तो होना चाहिए। खाया, खाना एक क्रिया है, तो खाना के साथ कर्म आपका रोटी है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग है, रोटी आपकी स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की आनी चाहिए, तो खाया तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हो गया गलत। राम ने रोटी खाई, तो रोटी स्त्रीलिंग है, ये भी है, बाकी कारक भी है, और है भी ठीक है, तो यानी कि ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राम रोटी खा लिया है, ये भी गलत होगा, खा लिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। तो समझ में आया कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य के लिए जरूरी है कि आपने जो पीछे नियम पढ़े हैं व्याकरण के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। आपको क्रिया अच्छे से आने चाहिए, विशेषण अच्छे से आने चाहिए, संज्ञाओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, सर्वनाम का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ना, और वाक्यों के अरेंजमेंट का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। प्रज्वलित, बिल्कुल सही है। समुज्ज्वल, ये भी सही है। उज्ज्वल, ये भी सही, इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाते हैं। समुज्ज्वल, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कोई एक अच्छी किताब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आए हुए देख लीजिए, वहां को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये अलंकार से रिलेटेड है, कह रहा कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, ना बा पाए बोराए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कनक कनक ते सौगुनी, तो यहाँ पर देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द आए, और दोनों, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों ही उसका अलग अर्थ दें, तो वहां पर जो है दोस्तों, कौन सा अलंकार हो जाता है, तो वो आपका जो है, जब एक ही शब्द अलग अलग आए तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक। यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना है और एक कनक का मतलब धनु धतूरा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। इसके अलावा यमक अलंकार के एक दो एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जैसे कि आपका वो तीन बेर खाती, कामत तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। वो तीन बेर, देखो एक शब्द एक से अधिक बार आया और यहाँ पर दोनों के अलग अलग, एक बेर का मतलब है क्या, अ, समय, सॉरी, बार बार, बार, मतलब वो तीन बार खाती थी, और एक बेर का मतलब है फल ना, बेर हम लोग जो खाते हैं वो तीन बेर खाती थी। बल, बेर नहीं, जो छोटे से होते होते हैं, बेर का पेड़ हम लोग खाते हैं, तो एक बेर का मतलब फल है, और एक बेर का मतलब बार, यानी कि वो तीन बार खाती थी और सिर्फ तीन बेर खाती थी, ये तो आपका यमक अलंकार हो गया। क्लियर। इसके अलावा यमक अलंकार का एक और है इंपॉर्टेंट, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूजो आए, सारंग ले सारंग धरयो, सारंग सारंग माए। यहाँ पर सारंग वाला शब्द है, ये भी आपका यमक अलंकार है, याद रखना कि सारंग से रिलेटेड अगर आ रहा है तो आप यमक अलंकार मार देंगे। अनुप्रास अलंकार पता है कि जब कोई शब्द, जब कोई वर्ड किसी भी वाक्य में बार बार आ रहा है, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक। चिपका हुआ, जब एक शब्द वाक्य में और उसके कई अर्थ हों, तो वो आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। ठीक है, तो पानी पानी पानी, यहाँ पर एक पानी का मतलब चमक, प्रतिष्ठा और जल, तो रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, इंपॉर्टेंट है, आता है कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। एक और है, सुमरन को ढूंढत फिरे, है ना, ये वाला, सुबरन को, सुबरन को ढूंढत ढूंढत फिरे, कौन, कभी, व्यभिचारी और चोर। ठीक। सुमरन, सुमरन का मतलब एक होता है अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। कभी क्या कहता है, एक अच्छे शब्द को तलाश रहता है ना। व्यभिचारी का मतलब होता है भोग, भोग विलास वाला, मतलब एक व्यभिचारी जो है, सुवर्ण का मतलब यहाँ पर एक सुंदर स्त्री या चंचल महिला से, व्यभिचारी जो है ना एक स्त्री को ढूंढता रहता है, यहाँ पर सुवर्ण का मतलब इसके संदर्भ में ही होगा। चोर के संदर्भ पे सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण या सोना। ठीक है। तो यहाँ पर सुवर्ण एक ही वर्ड है, पर इनके लिए अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, तो सुवर्ण वाला क्या होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। उपमा की पहचान कर लो।
इसमें जो है सम, सरिस, सदृश, तुलना की जाती है उपमा में, है ना? तो ये आपके उपमा अलंकार होंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं और ये आज का 25 और अंतिम प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। लड़का बीमार है, डेश पढ़ने नहीं आया। देखो, ये जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इनका यूज आप कर सकते हैं। और, या, इसलिए, ठीक है, पर या परंतु, या इसके साथ किंतु, ठीक है। और एक आपका होता है क्योंकि, ठीक। और क्या करता है, और जो है दोस्तों संयोजक की तरह यूज होता है, अर्थात ये दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता है। राम और श्याम, सीता और गीता ना, इस प्रकार से ये जोड़ने का काम करता है। या जो होता है आपको दोस्तों विकल्प देता है, ठीक। तो जहां पर विकल्प की बात होगी वहां पर या का यूज होता है, जैसे कि या तो राम या तो श्याम, है। या तो राम जाएगा या तो श्याम, कोई एक जाएगा ना, आपको विकल्प दे रहा है। इसलिए जो है दोस्तों रिजल्ट को बताता है, ठीक। मैं स्कूल नहीं गया, वो मैं बीमार हूँ इसलिए पढ़ने नहीं गया। तो इसलिए जो है आपका क्या एक रिजल्ट देता है कि आपको क्या है, परंतु क्या होता है विरोध करता है, ठीक। विरोध है, एक दूसरी बातों को विरोध करता है। तुम अच्छे हो पर ईमानदार नहीं हो, है ना? ऐसे एक दूसरे की अपोजिट बात करता है। पर परंतु, ये जब अपोजिट बात हो तो वहां पर परंतु किंतु होगा, क्योंकि आपका क्या होता है रीजन बताता है, रीजन के पर्पज से यूज होता है। तो यहाँ पर क्या, लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं गया, है ना? बीमार है ये रीजन बता, रिजल्ट बताया ना, पढ़ने नहीं गया, उसका परिणाम। तो यहाँ पर जो है इसलिए यूज होगा। क्लियर? तो ये आपके 25 प्रश्न थे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है जहाँ जरूरत पड़ी। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई तो लाइक कर लें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।